नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और प्रेप साथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो सीरीज हमने शुरू की थी उससे संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम जनजातीय विद्रोह की असफलता के कारण, जनजातीय विद्रोह का स्वरूप और प्रमुख सिपाही विद्रोह पढ़ेंगे और उस इसी के बाद उससे संबंधित कुछ पीवाईक्यू देखेंगे और यहीं पर वीडियो की समाप्ति करेंगे। और अगला चैप्टर जो हमारा होगा 1857 का विद्रोह होगा। ये है हमारी रूपरेखा। तो चलिए जनजातीय विद्रोह की असफलता के कारणों को देखें। तो पहला कारण है कि विद्रोह की कोई पूर्व योजना नहीं थी। ठीक है, पूर्व योजना नहीं है का मतलब ये है कि जैसे कल अंग्रेजों ने, समझिए जैसे आज है तो कल अंग्रेजों ने कोई नया नियम लाया, ठीक है, और जनजातियों के अधिकारों, परंपरागत जो अधिकार थे उनमें जो है बाधा पहुंची, हस्तक्षेप हुआ, तो जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। मतलब उनकी ऐसी पूर्व सुनियोजित योजना नहीं थी कि हम विद्रोह करेंगे, विद्रोह के पश्चात हमारा अगला कदम ये होगा, है ना। और दूसरा देखें तो बात ये भी थी कि ये जो जनजातियां थी, है ना, जैसे भील हो गई, कोल हो गया, मुंडा हो गया, संथाल हो गए, तो इन्होंने अलग अलग समय में विद्रोह किया। अब अलग अलग समय में विद्रोह करने से अंग्रेजों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि उनको विद्रोह को दबाने में आसानी हुई, क्योंकि एक कोट है कि संगठन में शक्ति है। तो यही कोट यहाँ भी लागू होता है कि यही यदि भील, कोल, मुंडा, संथाल आदि ने एक ही समय में और संगठित होकर विद्रोह किया होता तो हो सकता था कि ब्रिटिश सरकार को ज्यादा चुनौती दे सकते थे। ठीक है, दूसरा ये था, तो ये हमारा पहला जो विद्रोह की कोई पूर्व योजना नहीं थी, तो इसको हमने विस्तृत तरीके से अध्ययन कर लिया है और आशा करता हूं कि मैं अपनी बात को आप सभी तक डिलीवर करने में सफल हुआ हूँ। दूसरा कारण देखें तो परंपरागत हथियारों का प्रयोग। ठीक है, तो परंपरागत हथियार जैसे हमारे भारतीय समाज में जो परंपरागत हथियार हुआ करते थे, तीर हो गया, कमान हो गया, भाला हो गया, ठीक है, ये जनजातियां इन्हीं हथियारों का प्रयोग करती थी। वहीं हम ब्रिटिश सरकार की बात करें तो वहां तो पुनर्जागरण भी हो चुका था, औद्योगिक क्रांति भी, मशीनीकरण सब कुछ हो चुका था, तो वहां तो थे आधुनिक हथियार, है ना। तो ये जो हमारे परंपरागत हथियार थे, आधुनिक हथियार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और संघर्ष में आदिवासी पराजित हुए। ठीक है, नंबर तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण जो है अंधविश्वास से युक्त होना। ठीक है, जनजातीय जो थे अपने जो देवताओं को पूजते थे, उन्हीं से संबंधित जो नरबलि प्रथा थी उसी के समर्थक थे, जो हमने पहले पढ़ चुके थे। तो जनजातियों ने क्या किया कि अंधविश्वास उनमें भरपूर मात्रा में था। ठीक है, उनका मानना था कि जो उनके देवता हैं भाई, वो चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को चुनौती देंगे, ठीक है, और हम बिना कुछ किए ही अंग्रेजों को पराजित कर देंगे। ठीक है, उनका मानना ये था कि एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि जैसे संथाल विद्रोह के दौरान संथालों का मानना था कि उनके तीर जो हैं, तीर और भाले आग उगलने लगेंगे और उनकी जो अंग्रेजों की बंदूकें हैं वो पानी बन जाएंगी। ठीक है, ये सबसे प्रमुख उदाहरण है जो जनजातियों के अंधविश्वास को रेखांकित करता है। ठीक है, तो जनजातीय विद्रोह की असफलता के कारणों को हमने डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद आते हैं जनजातीय विद्रोह के स्वरूप की ओर। तो जनजातीय विद्रोह के स्वरूप की यदि हम बात करें तो स्वरूप में पहला जो है स्थानीय स्वरूप। ठीक है, स्थानीय स्वरूप का तात्पर्य ये है कि ये सभी सीमित क्षेत्र में अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, इनके हित भी स्थानीय थे और नेतृत्वकर्ता भी स्थानीय। ठीक है, इनका कोई राष्ट्रीय स्तर पर ना ही प्रतिनिधित्व करता था और ना ही इनके मुद्दे और हित राष्ट्रीय स्तर के थे। ये अपने अपने हितों के लिए विद्रोह की ओर अग्रसर हो रहे थे। ठीक है, इसी वजह से इन विद्रोह को स्वतः उत्पन्न होने वाले विद्रोह के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, नंबर दो जो अंधविश्वास से युक्त है,
कि जनजाति जो है मसीहावादी स्वरूप से युक्त थे। ठीक है, अब मसीहावादी स्वरूप का मतलब क्या है? मसीहावादी स्वरूप का मतलब ये है कि ये चमत्कारिक शक्तियों में अटूट भरोसा करते थे, है ना। जैसे ही संथाल विद्रोह के दौरान इन्होंने सो इनका मानना था कि इनके तीर और भाले जो है आग उगलने लगेंगे और अंग्रेजों की बंदूकें पानी बन जाएंगी। यही इनके अंधविश्वास को प्रदर्शित और मसीहावादी स्वरूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। नंबर 3 की यदि हम बात करें तो इन्होंने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का कोई ठोस विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है ना। इसका तात्पर्य ये है कि इन्होंने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, इसका विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ थे और ना ही इन्होंने सोचा। इनका सीधा फंडा था कि भैया विद्रोह करो। अब जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिस व्यवस्था से समाज चल रहा है उसके विकल्प के रूप में इन्होंने कोई नई व्यवस्था प्रस्तुत नहीं की थी। ठीक है ना। और इनके विद्रोह जो हुआ करते थे एक तरह से असंतोष के रूप में होते थे, है ना। इस वजह से हम इनके सभी विद्रोह को क्रांति की श्रेणी में न रखकर विद्रोह की श्रेणी में ही रखते हैं। और ये विद्रोह जो थे हिंसक स्वरूप लिए हुए थे। ठीक है। तो ये अपने आदिवासी विद्रोह का स्वरूप कवर हो गया है, जिसमें अपन देखेंगे स्थानीय स्वरूप था। ठीक है ना। नेतृत्व करता स्थानीय, मुद्दे स्थानीय, स्वतः उत्पन्न होने वाले विद्रोह के रूप में। ठीक है। चमत्कारिक शक्तियों में अटूट विश्वास, मसीहावादी स्वरूप से युक्त, इसी को कह सकते हैं। और तीसरा जो है कि इन्होंने जो वर्तमान आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी इसका ठोस विकल्प इनके पास नहीं था। ठीक है ना। तो ये अपना आदिवासी विद्रोह का स्वरूप पूरी तरह से कवर कर गया। अब हम आते हैं प्रमुख सिपाही विद्रोह पर, जिसमें से हम सिपाही विद्रोह के कारणों की यदि बात करें तो पहला था नस्लवादी भेदभाव। तात्पर्य यह है कि भारतीय सिपाही और अंग्रेजी सिपाही और अधिकारियों के मध्य जो है भेदभाव किया जाता था। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव कैसे किया जाता था, इसे उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो भारतीय सिपाही जो होते थे उन्हें निम्न स्तर की वैतनिक सुविधाएं दी जाती थी और उनके लिए सूबेदार से ऊपर का पद जो है उनके लिए नहीं होता था। मतलब उनकी पदोन्नति जो होती थी अधिकतम सूबेदार तक ही सीमित थी। वहीं हम ब्रिटिश अधिकारियों और सिपाहियों की बात करें तो उन्हें उच्च स्तर की वैतनिक सुविधाएं और उच्च स्तर के पद भी उन्हीं के लिए आरक्षित किए जाते थे। ठीक है। दूसरा ये है कि सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये नस्लवादी भेदभाव जो है एक प्रकार का दुर्व्यवहार ही है। ठीक है ना। दूसरा यदि दुर्व्यवहार की बात करें तो दुर्गम और सुदूर क्षेत्रों में भारतीय सिपाहियों को लड़ने के लिए भेजा जाता था, लेकिन उन्हें अतिरिक्त भत्ता, ठीक है, अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। उस वर्तमान भत्ते पर ही उन्हें दूर क्षेत्रों और विदेशी सेवा देने के लिए बाध्य किया जाता था। ठीक है। वहीं हम इन्होंने 1856 में ब्रिटिश सरकार ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 लाया, जिसमें प्रावधान किया गया सभी भारतीय जो भी नौजवान हैं उन्हें भारत के अंदर और बाहर सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना। इसे लेकर उच्च जाति के जो हिंदू सिपाही थे उन्होंने आपत्ति जताई। ठीक है। आपत्ति क्यों जताई? क्योंकि उनके धर्म में ऐसी मान्यता थी कि समुद्र को पार करने का मतलब अपनी जाति को खो देना है ना। तो इस वजह से जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का सिपाहियों ने विद्रोह किया। ठीक है। अब अपन आते हैं प्रमुख विद्रोह। तो इसमें अपन को विस्तृत रूप से इन प्रमुख विद्रोहों को नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना है तो मैं आपको बता दूंगा। 2-3 विद्रोह ही हैं जो अपन को पढ़ने हैं, बाकी केवल इतना जान लेना है कि इस सन में ये विद्रोह हुआ था, बात खत्म। तो 1764 में बंगाल में सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। ठीक है। 1856 में हुआ था, सॉरी 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ था।
वेल्लोर विद्रोह क्यों हुआ था, इसके कारण की यदि हम पड़ताल करें तो पड़ताल में यह पाया जाता है कि 1806 में सिर की पगड़ी को चमड़े की कलगी से प्रतिस्थापित करने पर वेल्लोर में सैन्य विद्रोह होता है। सिर की पगड़ी को जो है चमड़े की कलगी से प्रतिस्थापित करने पर भारतीय सिपाहियों के द्वारा वेल्लोर विद्रोह किया जाता है। ठीक है, वहीं हम 1824 के 47 नेटिव इन्फेंट्री यूनिट विद्रोह देखें तो ये विद्रोह जो मैंने आपको बताया था कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का भारतीय सिपाही विरोध क्यों कर रहे थे, वही कारण इस विद्रोह का भी है। उस समय क्या हुआ कि सिपाहियों को बर्मा जाने के लिए कहा गया। ठीक है, और बर्मा जाने का उस समय जो रास्ता हुआ करता था समुद्र पार करके ही जाया जाता था। ठीक है, तो उच्च जाति के हिंदू सिपाहियों ने विरोध किया क्योंकि उनके धर्म में मान्यता थी कि समुद्र पार करना अपनी जाति को खो देना है। तो इसी वजह से हुआ 1824 का नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें 1825 के असम में ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह हुआ है। इसमें अपन को केवल सन ही देखना है कि 1825 में असम में ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह हुआ। 1838 में सोलापुर में विद्रोह होता है। ठीक है, 18 अपन को एक और लिख लेना है 1844 में। ठीक है ना, बंगाल सेना के सिपाहियों द्वारा विद्रोह। बंगाल सेना के सिपाहियों का विद्रोह। ठीक है ना, इसका कारण भी यही था कि इन्हें सिंध से दूर भेजा जा रहा था। ठीक है, तो इसका कारण भी जो 1844 में जो बंगाल सेना के सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया उसका कारण भी था कि उन्हें सिंध से दूर भेजा जा रहा था। तो इतने ही प्रमुख विद्रोह पढ़ने हैं। जो सिपाही विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो 1857 के विद्रोह से संबंधित होते हैं। तो हम 1857 से के आसपास जितने भी सिपाही विद्रोह हैं वहाँ विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। तो यहाँ अपन को केवल फैक्चुअल डाटा ही पढ़ना है। इसके बाद यदि हम कुछ पीवाईक्यू की बात करें तो एक ये पीवाईक्यू जनजातीय विद्रोह से संबंधित है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। बिल्कुल सही है। नंबर 2, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि नियंत्रण करना गैर कानूनी हो गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा हो गया सी नंबर। दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो ये सन्यासी विद्रोह है। ठीक है, जिसका सन्यासी विद्रोह में हमने जिक्र भी किया था और यूपीएससी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। वहीं यदि इस प्रश्न की बात करें तो यूपीएससी 2018 में आया हुआ है और ये भी हमने पढ़ा था विस्तृत रूप से संथाल विद्रोह में। वहीं ये तो सेम क्वेश्चन ही है। है ना, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता तो ये है जदुनांग। है ना, ये मणिपुर विद्रोह में हमने इसे पढ़ा था कि जदुनांग नेता थे जिन्होंने हरका नामक धार्मिक आंदोलन चलाया था। ठीक है, और बाद में इनकी मृत्यु के पश्चात रानी गैंडी नल्लू ने आंदोलन को जो है संभाला था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधीवादी तरीके से इन्होंने आंदोलन चलाया। 1932 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1947 में स्वतंत्रता पश्चात जब देश आजाद हुआ तो इनको जेल से रिहा करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। तो ये सभी फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट करें। और दूसरी बात ये कि कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि जैसे जो मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं हेडलाइन और सब हेडलाइन लिख देता हूँ
और मौखिक रूप से उसको आपको डीपली एनालिसिस करता जाता हूँ, तो क्या मेरा ये तरीका सही है या मुझे लिखते हुए आप सभी को समझाना है ताकि आप नोट्स बना सकें। क्योंकि मौखिक रूप से लिखने का फायदा ये होता है कि मैं कम समय में ज्यादा बातें आपके पास तक डिलीवर कर पाता हूँ और लिखने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। तो ये आप सभी को ही डिसाइड करना है कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊं। तो अपना अगला टॉपिक होगा 1857 का विद्रोह। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।